हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज ऊर्जा से ही संबंधित संख्यात्मक प्रश्न फिर आपके लिए लेकर के हाजिर हुआ हूँ। पिछला जो वीडियो जो था, जो क्लास थी, उसमें देखा होगा आपने, कुछ समझ में आया होगा और वो सामान्य क्वेश्चन थे। उससे थोड़े से टिपिकल स्तर के जो क्वेश्चन हैं वो आज अपन इस पोर्शन में अपन करेंगे। इसमें दो ही क्वेश्चन मैंने इस तरह के शामिल किए हैं कि शिक्षक अभिरुचि प्रशिक्षण, अभी हाल ही में एक सरकार ने एक परीक्षा करवाई थी टीचर्स के लिए, आकलन फॉर्म के माध्यम से जो एग्जाम हुई थी, उसमें दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने इसमें शामिल किए हैं और वो दोनों क्वेश्चन आपकी क्लास जो नोटबुक है उसमें देखना, आपको उसमें करवाए वो दोनों क्वेश्चन बड़े स्तरीय क्वेश्चन थे और दोनों उस एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलते हैं अपन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 5 किलोग्राम का ब्लॉक जब 20 मीटर की ऊंचाई से गिरता है तो वह 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेता है। ऊपर से गिर रहा है, 20 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और वेग 10 मीटर प्रति सेकंड का प्राप्त कर लेता है। तो वायु प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? यानी पिंड ऊपर से गिरेगा, किस तरफ? नीचे की तरफ। पिंड का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 5 किलोग्राम दे रखा है। ऊंचाई कितनी है? ये ऊंचाई दे रखी है h बराबर 20 मीटर हाइट दे रखी है। और जब पिंड यहाँ से चल करके यहाँ पहुँचता है तो ये वेग प्राप्त करता है 10 मीटर प्रति सेकंड। साथ में क्या है? वायु प्रतिरोध है। वायु जो है वो ऊपर की तरफ इसे उठा रही है, वायु विरोध कर रही है। इसका मतलब यहाँ संरक्षी बल नहीं है, असंरक्षी बल हैं। और असंरक्षी बल जब होते हैं तब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस आंतरिक ऊर्जा बराबर ऊर्जा का जो मान होता है वो कैसा होता है? नियत होता है, कुल ऊर्जा का मान। तो यहाँ वायु है, वायु प्रतिरोध है और वायु प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य हमें निकालना है। तो कहने का मतलब कि ये ऊर्जा और यहाँ की जो ऊर्जा होगी ये दोनों कैसी होनी चाहिए? संरक्षी बलों के अधीन समान होनी चाहिए। पीछे अपन ने देखा था जितनी स्थितिज ऊर्जा हो रही थी उतनी क्या हो रही थी? गतिज ऊर्जा हो रही थी। लेकिन इस बार वाला में नहीं होगा क्योंकि संरक्षी बलों के तहत कार्य संपन्न नहीं हो रहा, ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ नहीं है। इसलिए यहाँ जो ऊर्जा होगी उस ऊर्जा में क्या आएगी? कमी आएगी। और आने वाली जो कमी होगी वही उस वायु प्रतिरोध द्वारा किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। देखिए इस पिंड को जैसे अपन गिराते हैं, यहाँ उसमें कितनी ऊर्जा है? 10 जूल ऊर्जा है। अब ये नीचे की तरफ आकर के यहाँ पहुँचता है तो इसमें यहाँ गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 10 जूल। यहाँ स्थितिज ऊर्जा कितनी है? 10 जूल। लेकिन यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से है कि यहाँ ऊर्जा कितनी है? 10 जूल। और पिंड जब यहाँ पहुँचता है तो इसका वेग दे रखा है, इस वेग से हम ऊर्जा निकालेंगे तो वो माना कितनी आई? 7 जूल आई। यहाँ कितनी? 10। यहाँ कितनी? 7। 3 जूल कहाँ गायब हो गई? वो 3 जूल वायु प्रतिरोध द्वारा किए गए कार्य के बराबर हो गई। तो हमें इसमें क्या निकालना है? हमें यहाँ स्थितिज ऊर्जा निकालनी है और यहाँ में क्या निकालनी है? गतिज ऊर्जा निकालनी है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो डिफरेंस होगा वही वायु प्रतिरोध द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। बैठा क्या दिमाग में? कुछ दोबारा से मैं हल्का सा रिपीट करा रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ वायु प्रतिरोध है इसलिए ऊर्जा संरक्षण के नियम की अनुपालना नहीं होगी है। यहाँ जो स्थितिज ऊर्जा है वह पिंड जब नीचे की तरफ आएगा तो उसकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, लेकिन ऊर्जा का कुछ अंश वायु प्रतिरोध के कारण किए गए कार्य के रूप में कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये इस तरह से हो जाएगा कि जैसे स्थितिज ऊर्जा जो है उसका मान किसके बराबर होगा? गतिज प्लस जो वायु प्रतिरोध का जो कार्य होगा उसके बराबर होगा। इन दोनों का जो मान होगा वो किसके तुल्य होगा? गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। हमें निकालना क्या है? कार्य निकालना है। तो आप गतिज ऊर्जा को इधर लेकर के आओगे तो ये किसके रूप में आ जाएगा? ये माइनस के रूप में हो जाएगा। तो कार्य क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा माइनस किसके रूप में हम कर लेंगे? गतिज ऊर्जा के रूप में इस मान को हम लिखेंगे इस तरह से। तो देखो सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? U बराबर mgh। U बराबर m की वैल्यू कितनी है? 5 है। G की वैल्यू कितनी है? G की वैल्यू 10 ले लीजिए। h कितना है? कितनी ऊंचाई पर? 20 मीटर की ऊंचाई पर। तो यहाँ कितना कर देंगे? 20। U बराबर कितना गया? 5 दूनी 10 और ये 2 बिंदु और इसके लगा दो तो ये कितनी ऊर्जा होगी? 1000 जूल होगी।
यानी जब पिंड अधिकतम 20 मीटर की ऊंचाई पर होगा उस समय 1000 जूल ऊर्जा है। अब पिंड नीचे की ओर गिर रहा है और जब यहाँ पहुँचता है उस समय उसका वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस अवस्था में हम गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा देखो K बराबर 1/2 mv²। जब पिंड कब कितना गिर जाए 20 मीटर दूरी तय कर ले, उसका वेग कितना हो जाए 10 मीटर हो जाए, उस समय की गतिज ऊर्जा K बराबर 1/2 m की वैल्यू कितनी है 5 किलोग्राम दे रखा है, वेग कितना दे रखा है 10 और ये क्या लगा देंगे स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 गुणा कितना आ जाएगा 500 और ये हो गया 250 जूल के रूप में ये मान आ जाएगा। तो ऊपर ऊर्जा कितनी 1000, पिंड जब नीचे की तरफ चलेगा तो यहाँ गतिज ऊर्जा कितनी 250 जूल। वायु प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य कौन सा हो गया, क्योंकि 1000 में से सिर्फ ऊर्जा कितनी बची हमारे पास में 250 जूल बची है, 750 जूल क्या होगी गायब होगी। किसके द्वारा वायु प्रतिरोध के द्वारा। तो वायु प्रतिरोध द्वारा किया गया जो कार्य होगा उसके लिए मान कितना हो जाएगा, वायु प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या करेंगे U माइनस K के रूप में। U कितना है यहाँ 1000 और माइनस ये कितना कर देंगे 250, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मान आ जाएगा 700 ये आ जाएगा 750 जूल के रूप में ये मान आ जाएगा। तो वायु प्रतिरोध द्वारा, वैसे वायु प्रतिरोध द्वारा किया गया कार्य किसके रूप में लेते हैं अपन, नेगेटिव के रूप में लेंगे, लेकिन यहाँ नेगेटिव वाला दे ही नहीं रखा। तो वायु के द्वारा वायु प्रतिरोध के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा 750 जूल हो जाएगा। 750 जूल बीच में क्या हो गया वायु के द्वारा कंज्यूम। गतिज ऊर्जा कितनी बची 250 जूल इसमें प्राप्त होती है। तो बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना है, पहले स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे फिर गतिज ऊर्जा निकालेंगे। स्थितिज ऊर्जा में से गतिज ऊर्जा को आप क्या कर दो लेस कर दो, जो ऊर्जा बचेगी वो उस कार्य द्वारा वायु द्वारा किए गए कार्य के तुल्य होती है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पत्थर को अधिकतम ऊंचाई h तक ऊर्ध्व ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया, ऊपर उछाला गया है। 4h/5 ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करना है। यानी ये वाला एक पिंड को नीचे से ऊपर की तरफ उछालते हैं और ये ऊंचाई कितनी है h, इस जगह तक इसको उछाला जाता है, जबकि 4h/5 ऊंचाई पर, यानी लगभग अपन ये मान लेते हैं 4h/5 ये इतनी सी होगी। यहाँ ये हाइट है 4h/5, ये वाली ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, यहाँ के अनुपात हम U निकालेंगे, इस जगह हमें निकालना है। तो यहाँ U का मान तो अपन निकाल सकते हैं, इस जगह U का मान क्या आएगा, U देखिए U बराबर क्या होता है mg आ गया। h कितना लूँ भाई 4h/5 ही तो लूँगा, नीचे से 4h/5 ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा है, और स्थितिज ऊर्जा के लिए mg इंटू 4h बट्टे कितना कर देंगे 5, तो ये आ जाएगा 4mg/5। ये तो क्या होगी इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। बात करें गतिज ऊर्जा की, इस जगह गतिज ऊर्जा क्या होती है इस वाली अवस्था में, तो देखो याद करो, यहाँ कुल ऊर्जा होती है E बराबर K + U, यहाँ कुल ऊर्जा होती है E बराबर सिर्फ U, और यहाँ कुल ऊर्जा E बराबर क्या होती है K, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। आ रहा है ध्यान में, यहाँ सिर्फ U होगी और यहाँ U का मान कितना होता है mgh होता है, और यहाँ जो E का जो मान है वो भी कितना होगा mgh के बराबर ही होता है। तो देखो इसको हमें हल करना है और इसको हल करके यहाँ से क्या निकालेंगे K निकालेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से, थोड़ा सा स्तरीय क्वेश्चन है कि अधिकतम ऊंचाई पर कुल ऊर्जा mgh के रूप में, यहाँ गतिज ऊर्जा के रूप में, हमें इस बिंदु के लिए गतिज ऊर्जा निकालनी है।
इस बिंदु के लिए, इस बिंदु के लिए स्थितिज ऊर्जा हम निकाल चुके, ये पड़ी mgh 4h/5 आ गया ये। अब गतिज ऊर्जा देखनी है तो देखो ई का मान ये पड़ा mgh बराबर के को पड़ा रहने दो प्लस, क्योंकि के तो ज्ञात करना है हमें, u इस बिंदु पर u क्या होगी, इस बिंदु पर u वो पड़ी mg क्या लिखेंगे mgh हाइट पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई है 4h/5 गुणा 4h/5। हमें मान किसका निकालना है, के का मान निकालना है। तो के बराबर इस वाले मान को इधर ले आओ, तो ये है mgh माइनस ये हो जाएगा 4mgh/5। 4h/5 पर के का मान ज्ञात करना है। यहाँ ऊर्जा संरक्षण के नियम के मुताबिक E बराबर K प्लस U होता है। E का मान कितना है mgh, ये टोटल एनर्जी, K ज्ञात करना है, U इस ऊंचाई पर U कितना mgh 4h/5 हल करो, ये 5 इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, 5 mgh में से कितने जाएंगे 4 mgh, तो कितना बच जाएगा mgh/5 बच जाएगा, किसका मान के का मान। तो देखो के का मान तो ये आ गया हमारे पास में, आ गया ना। और u का मान कौन सा पड़ा है, ये पड़ा है, किस जगह के लिए, इस जगह के लिए। अनुपात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, देखो क्या आता है अनुपात के रूप में देखें अपन, तो देखो k अनुपात u, के का मान लिख लो mgh/5 अनुपात, किसका मान लिखेंगे u का, वो वाला पड़ा, ये पड़ा mg इंटू 4h/5। देखो mg से mg कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, h से h कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1, इधर क्या बचा 4 बचा, कितना बचा 4, क्या आ गया 1:4 हो गया, कितना आया 1:4। इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाता, बड़ा स्तरीय क्वेश्चन है, एक बार रिवर्स करके देख लेना आराम से, है ना। समझना है बीच वाली अवस्था में हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, उन दोनों का हमें क्या लेना है, अनुपात लेना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर देता है। किए गए कार्य का परिकलन करो। देखो वर्क और ये वेग दे रखे हैं v1 और ये v2। जहाँ कार्य पूछा जाए, वेग दिया हुआ हो, कार्य ऊर्जा प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, W बराबर डेल के रूप में लिखते हैं। W बराबर डेल के क्या होता है, K2 माइनस K1 के रूप में लिखेंगे। K2 का मान कितना होगा 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। पिंड एक ही है इसलिए दोनों का द्रव्यमान कैसा रहेगा, समान रहेगा। आप देखो इस क्वेश्चन में W बराबर 1/2 m कॉमन हम ले लेते हैं, 1/2 m कॉमन ले लिया, क्या बच गया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। वैल्यू रख दो, कार्य आ जाएगा 1/2 m कितना दे रखा भैया 20 कर दो यहाँ, ये 20। v2 कितना है, v2 2 है, v2 कितना है 2 का स्क्वायर माइनस v1 कितना है 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 10 कोष्टक 4 माइनस 25, कितना आ जाएगा 4 माइनस 25, और 21 को 10 से गुणा करते हैं तो माइनस 210 जूल कार्य संपन्न होगा कार्य ऊर्जा प्रमेय से। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, 10 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को स्थिरावस्था से, ये स्थिरावस्था से, ये क्या है, ये v1 है, ये 0 है, स्थिरावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन करो। ये -1 है यहाँ, ठीक है ना। किए गए कार्य का परिकलन करो, यहाँ भी ये इस्तेमाल करेंगे, सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, आपको करना है। स्थिरावस्था में v1 बराबर 0 लेना है और v2 बराबर क्या हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता हुआ पिंड जो है वह जब विराम अवस्था में आता है, तो विराम अवस्था में आता है उस समय v2 हम क्या करेंगे 0 और v1 जो है
वो क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो करके देखना कितना आपका आंसर प्राप्त होता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgh। m का मान कितना देर का भैया, 40। अरे रुक जा पारिक, पता है मेरे को, कर लिया तूने, ठीक है ना। 40। g का मान कितना है, g का मान दे रखा है क्या क्वेश्चन में, दे रखा है 10। h का मान कितना है, h 5 मीटर, h की जगह 5 कर देंगे। 5 को 4 से गुणा किया, कितना आ गया, 20 आ गया। 2 बिंदु और लगा दो, कितना हो गया, 2000 जूल हो गया। मुक्त रूप से गिरने दिया जाए जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है, उस समय उसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। ये ऊर्जा कहाँ है भैया, ये ऊर्जा पृथ्वी की सतह से 5 मीटर की ऊंचाई पर है। 5 मीटर की ऊंचाई पर कितनी ऊर्जा है उसमें, 2000 जूल है। आ गया नहीं, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी निकाल ली हमने, 2000 जूल आया। यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ें, तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर यहां पहुंचता है, आधे रास्ते पे पहुंचता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। ऊर्जा संरक्षण के नियम के मुताबिक क्या होगा कि जितनी स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी उतनी ही गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आधे रास्ते का मतलब क्या हो गया, कितनी ऊंचाई, 2.5 मीटर, कितनी है, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर की ऊंचाई पर क्या निकाल लो, स्थितिज ऊर्जा निकाल लो। जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसको टोटल में से घटा दो, कौन सी आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। या एक तरीका और, आधी पर, तो आधी पर आधा हो जाएगा। आधी ऊंचाई पर, आधी दूरी पर स्थितिज ऊर्जा जो है उसका आधा भाग गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा हमारे पास में कितनी आई, 2000 जूल, और आधे भाग के ऊपर ये मान कितना हो जाएगा, 1000 जूल हो जाएगा। तो इसमें निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ अपने को स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, और स्थितिज ऊर्जा का मान कितना कर दीजिए, आधा कर दीजिए। तो इस तरह से कौन सा आंसर प्राप्त हो जाएगा उसमें, ये 1000 जूल, ये दूसरे वाला हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन, इसका मतलब देखते हैं किस तरह के हैं। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर ए तथा बी को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा है, तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, यानी ऐसे ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ए बी को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा पर कितना, यहां एक ये पिंड रखा हुआ है, इसको गुरुत्व बल, इसके ऊपर बल किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। क्योंकि इस पिंड को लेकर के किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ लेकर के जा रहे हैं, बल नीचे की तरफ लग रहा है, विस्थापन क्षैतिज ए बी के अनुदिश हो गया। किया गया कार्य कितना होगा, कार्य के लिए फॉर्मूला होता है W बराबर एफ डी कोस थीटा। यहाँ थीटा दोनों के बीच में कोण है, यहाँ दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का है भैया, यहाँ 90 डिग्री है। कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान 0, तो आप यहाँ 0 रखोगे, W बराबर कितना आ गया, 0 आ गया ना। कुल्ली वाला क्वेश्चन ध्यान में ना, कुल्ली वाले में यही होता है, दोनों लंबवत होते हैं, बल और विस्थापन लंबवत होते हैं, और यही बल और विस्थापन दोनों कैसे हो रहे हैं, लंबवत हो रहे हैं। तो इसी अवस्था में किया गया कार्य कितना आ जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। ये अर्थ आपकी, और ये इसके चारों तरफ एक उपग्रह है, घूमते हुए किसी उपग्रह द्वारा किया गया कार्य। जैसे ये उपग्रह है, बल इस तरफ आरोपित होगा, अभिकेंद्रीय बल, विस्थापन वेग की दिशा में होगा, ये वेग होता है, इसी दिशा में विस्थापन होगा, ये F होगा है, और दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। वेग की दिशा में ही विस्थापन होगा, तो यहां भी बल और विस्थापन एक दूसरे के कैसे आ गए, लंबवत आ गए। थीटा बराबर कितना हो गया, π/2 हो गया। और जहां भी बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं, किया गया कार्य क्या आएगा, 0 प्राप्त होगा। तो इस तरह से यहाँ भी किया गया कार्य किस रूप में प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। इस तरह से अपन मान सकते हैं कि जैसे ये कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं, इनको
पृथ्वी से प्रक्षेपित जब किया जाता है और वो अपनी निश्चित कक्षा में पहुंच करके जब रोटेट होते हैं, घूमते हैं, तो उनको घूमने के लिए किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहीं होगी जहां कार्य संपन्न होता है। और ये हमने देखा है कि कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं उन्हें किसी प्रकार का कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि कार्य की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, इसलिए यहाँ किसी ऊर्जा की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती। ये जो क्वेश्चन है मैंने आपकी टेक्स्ट बुक 9वीं की जो बुक है उसमें से ये क्वेश्चन लिए हैं, 9वीं के ये क्वेश्चन है। देखो तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, कर सकते हो मेरे ख्याल से। कोई मनुष्य एक पैकेट है, गटर है चारे का भरा हुआ, को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है। क्या उसने कुछ कार्य किया है या नहीं किया है? किया है क्या कार्य? जैसे अपनी व्यवहारिक रूप में तो अपन कहेंगे कि लेकर के खड़ा है तो कार्य हुआ है, लेकिन विज्ञान की भाषा में कार्य हुआ है क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो गटर को लेकर के सर पे ही खड़ा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, विस्थापन नहीं है। और जब विस्थापन, क्योंकि कार्य के लिए W बराबर एफ डी कोस थीटा, या तो बल होना चाहिए या विस्थापन होना चाहिए है, और दोनों में से एक चीज जब नहीं होगी तो कार्य संपन्न नहीं होगा। तो इस तरह से जो सर पर गटर लिए खड़ा है उस व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य संपन्न नहीं होगा। तो W बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ भी 0 प्राप्त हो जाएगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपकी टेक्स्ट बुक से है। निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए, अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं। किसमें कार्य होता है, किसमें कार्य नहीं होता। तो कार्य के लिए अपने को क्या चीज देखनी है? W बराबर एफ डी कोस थीटा, बल होना चाहिए। और बल कहाँ होता है? बल होता है F बराबर ma है। A वेग में परिवर्तन होना चाहिए, यदि वेग में परिवर्तन नहीं है तो बल नहीं होगा, ध्यान रखना। तो बल होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए, और ये थीटा, ये π/2 नहीं होना चाहिए। यदि थीटा का मान 90 है तो कार्य संपन्न नहीं होगा है। बल होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए, और इस थीटा का मान π/2 नहीं होना चाहिए, फिर सब अवस्थाओं में कार्य संपन्न होगा। तो देखते हैं पहला, सुमा एक तालाब में तैर रही है, तैरती है तब बल भी लग रहा है और विस्थापन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? विस्थापन भी हो रहा है। अपने पाँव से पानी को पीछे की तरफ धकेलती है, तो बल किस तरफ हो गया? पीछे की तरफ। विस्थापन किस तरफ हो गया? आगे की तरफ। बल और विस्थापन एक दूसरे के कैसे हो गए? वहाँ बिल्कुल 180 डिग्री के कोण पर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, एक गधे ने, तो यहाँ कार्य होता है, सुमा एक तालाब में तैर रही है, कार्य संभव है या नहीं? तो है, हाँ। यहाँ क्या हो जाएगा? हाँ कह सकते हैं। एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है, तो वो देखो लास्ट वाला क्वेश्चन आ गया ना, सर पे बोझा उठा रखा था, कोई कार्य नहीं हो रहा था। यहाँ किसी प्रकार का कार्य संपन्न नहीं होगा क्योंकि इसमें विस्थापन नहीं है। एक पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही है। अब कुएं से पानी उठा रही है तो विस्थापन है कि नहीं है? विस्थापन हो गया, बल भी क्या है? लग रहा है। तो ऐसी अवस्था में कार्य होगा कि नहीं होगा? यहाँ कार्य संपन्न होगा। एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। बिल्कुल ऊर्जा रूपांतरण होता है। किसमें? कौन सी ऊर्जा? प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कार्य संपन्न नहीं हो रहा। न यहाँ बल है न विस्थापन है, तो इसमें भी कार्य संपन्न नहीं होगा, इसमें होगा। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, बल लगा रहा है, विस्थापन भी है, कार्य है कि नहीं है? होगा। अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं। अनाज के दाने जब सूर्य की धूप में सूखते हैं तो ऐसी अवस्था में किसी प्रकार का कार्य संपन्न नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक पाल नाव, टेंट सा लगा रहता है ना नाव के ऊपर, छतरी सी लगी रहती है लाल पीली सी, उसमें जब हवा डलती है फिर वो नाव चलती है, वो वाली नाव की बात कर रहा हूँ मैं, केवट वाली नाव नहीं है ये। एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है, तो उसमें हवा जब भरती है तो वो हवा की दिशा में क्या करती है? गति करती है। जबकि वो चप्पू वाली जो नाव होती है वो विपरीत
पानी जिस तरफ फेंकते हैं उससे विपरीत जाती है, जबकि हवा वाली या पाल वाली नाव हवा की दिशा में चलती है। तो यहाँ चल रही है, इसका मतलब विस्थापन है, बल भी लग रहा है, तो यहाँ कार्य होगा कि नहीं होगा, यहाँ भी कार्य संपन्न होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 कथन होते हैं कि निम्न में से कौन सा सत्य है, असत्य, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आप देखो, पढ़ो, क्या क्लास में करवाए हुए हैं क्या ये दोनों क्वेश्चन अभी मैं आपको कह रहा था कि शिक्षक अभिरुचि आकलन अभी एग्जाम जो हुई थी, है ना, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या करवाए हैं क्या क्लास में? पहले वाले क्वेश्चन में विस्थापन पूछा है, आरायण धारा में एक हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन करवाया था। पहले सीधा चलता है उत्तर दिशा में, फिर उत्तर से किस तरफ जाएगा, पूर्व की तरफ जाता है, फिर ऊपर की तरफ उठता है, तो विस्थापन सीधा हमें देखना होता है। आ गया ना ये वाला क्वेश्चन। और ये औसत चाल वाला क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं, आपको पूछना है तो नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए, मैसेज कर देना मेरे को, क्योंकि करवाया हुआ मेरा क्वेश्चन, क्योंकि आप खुद देखोगे, ढूंढोगे तो आप इसको प्राप्त कर सकोगे। क्योंकि वर्तमान की शिक्षा जो है क्रिया आधारित, क्रियाकलाप आधारित खुद के प्रयास की है। हमारा प्रयास तो है ही, लेकिन खुद का प्रयास भी जरूरी होता है। तो एक बार आप खुद कोशिश करोगे, दूसरे अपने साथी से फ़ोन करके पूछोगे, तो ये क्वेश्चन हमेशा अमिट रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखो इसमें बताता हूँ मैं कि बिंदु ए, एक टीटी बिंदु ए से, ये बिंदु ए है, जैसे ये बिंदु ए हो गया, ए बिंदु से 3 मीटर उत्तर दिशा में चली, ये 3 मीटर चल करके ये बी पर आ गई, ये 3 मीटर उत्तर दिशा में चलकर बिंदु बी पर पहुंचती है। बी से दाहिनी ओर मुड़कर 4 मीटर जाती है, ये यहाँ 4 मीटर पहुंच जाती है। 4 मीटर की दूरी पर खड़े 12 मीटर ऊर्ध्वाधर खंबा देखो ऐसा है। तो आप ये बताओ, अब ये जैसे खंबा है तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है इसके साथ में? इसके साथ में कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री है। और ये खंबा, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं भाई, ये सी बिंदु, ये 12 मीटर खंबा है, ऊर्ध्वाधर है ऐसे, इस अवस्था में। तो यहां से, क्योंकि यदि चींटी ने 19 मीटर की दूरी तय किया, तो देखो 3, 4, 7 और ये 12, दूरी जो होती है वह पथ की कुल लंबाई होती है। दूरी क्या होती है? पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जबकि विस्थापन क्या होता है? अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम जो लंबाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ 3, 4, 7 और 12, 19, बिल्कुल 19 मीटर तो दूरी हो गई। ठीक है, ये पूछ रहा है मक्खी द्वारा उड़कर ए से बी तक, ये सीधी यहाँ जाती है, ऐसे उड़ करके जाती है, तो ऐसी अवस्था में उसके द्वारा न्यूनतम सीधी दूरी, तो न्यूनतम सीधी दूरी जो होती है वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यहाँ विस्थापन निकालना है हमें। तो आप देखो ये वाली, ये पोल हो गया नहीं ये? अब इसमें ऐसा करें, इसको यहाँ से सीधा मिला दें। तो आप मेरे को ये बताओ, ये पोल जो है ये इसके साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहा है भैया? 90 डिग्री बना रहा है ना ये है। और इस बिंदु से हमें ये निकालनी है, इस बिंदु से हमें ये निकालनी है, यानी ये जो बिंदु है ये कहाँ है? इस जगह। इससे हमें ये वाला मान निकालना है। तो एक समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण हो गया ना ये। तो ये कर्ण है, हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो पहले इसको ज्ञात कर लो। देखो 3 और 4 का त्रिक जो है उससे कितना मान आएगा? 5 है, ये 5 और ये 12, 5 और 12 का त्रिक कितना होता है? 13 आएगा। पाइथागोरस त्रिक की बात कर रहा हूं मैं। 5 और 12 का कितना आएगा? 13। तो इस तरह से ये आधार, ये क्या हो गया? लंब, ये आधार, ये लंब, और ये कितना आ जाएगा? कर्ण। तो कर्ण कितना आ जाएगा? यहाँ 13 मीटर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में जो है, देखो 130 किलोमीटर यात्रा में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष जो दूरी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। व्यक्ति की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। है वी एवरेज क्या लिखेंगे? x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2 करेंगे ना। ये x1 x2 ये दोनों दूरियां, कुल दूरी कितनी? 130 कर जाइए। फिर क्या निकालेंगे भैया? टाइम निकालेंगे, इसमें समय निकालेंगे। 80 किलोमीटर की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है।
यहाँ इसके लिए समय क्या होगा, समय के लिए फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बट्टा चाल होती है। या यूं ले लो, जैसे मैं लिखूं चाल बराबर दूरी बट्टा क्या लिखते हैं, समय लिखते हैं। तो समय को ऊपर ले आओ। दूरी कितनी 80 किलोमीटर, समय कितना चाल कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना। 80 दूरी दे रखी है, ज्ञात समय करना, समय को ऊपर ले गए, चाल को नीचे लिख दो, काट दो इससे, कितना आ गया ये 4/3 आ गया। ऐसे ही T2 निकालो, ऐसे क्या निकालो T2, शेष दूरी कितनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो शेष दूरी कितनी है, क्योंकि 130 में से 80 चल गया तो शेष कितनी बची 50, दूरी 50 और समय कितना 50 किलोमीटर, चाल कितनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ 130 के नीचे हम कर देंगे 4/3 + 1 के रूप में ये मान लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्या कर लेना, हल कर लेना ऐसे। तो कहने का मतलब ये दोनों जो क्वेश्चन थे मेरे आपको करवाए हुए थे, आराम से देख लेना। ये जल्दी में करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये तुम्हें सिखाना नहीं है, सिखाया हुआ है मेरा, है ना। और यदि सीखना है तो खुद कोशिश करो, इस फॉर्मूले से x1 + x2/T1 + T2 समय निकालना है। और समय क्या हो जाएगा, समय को आप यहाँ ले आओ, दूरी बट्टा चाल, दूरी कितनी 80 और ये देखो चाल पड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने 60 लिख दिया। तो इससे 4/3 आ जाएगा, तो यहाँ तो 4/3 लिख दिया। और ऐसे ही T2 निकाल लेंगे तो T2 का मान कितना आता है 1 आता है। तो इस तरह से ये मान हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला वो क्वेश्चन छोड़ दूँ आपके लिए, कर लोगे क्या, मैंने करवाया है एक वीडियो में करवाया था, है ना। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी अवस्था में गतिज ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है, किस अवस्था में मैक्सिमम मान होगा। तो तरीका वही है 1/2 mv² आएगा ना इसका, प्लस इसका क्या आएगा 1/2 m और ये हो गया 2v² हो गया। देखो 2 का कितना बन गया 4 बन गया ना, 4 है, 4 तो ये हो गया और 1 ये हो गया, तो ये हो गया 5 गुणा ये हो जाएगा 5 गुणा 1/2 mv²। आ गया ये। चलो दूसरे का देखते हैं। इसके लिए कितना आ जाएगा 1/2 2m × v² प्लस इसके लिए कितना आएगा 1/2 2m × v²। दोनों को जोड़ो, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 2 2 कितने हो गए 4, तो ये आ जाएगा 4 गुणा 1/2 mv²। इसके लिए देखो 1/2 m, v कितना है इंटू 2v² प्लस 1/2 2m लिखेंगे इंटू ये क्या करेंगे 2v² करेंगे। देखो कितना मान आता है, देखो 2 तो ये रहा है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, ठीक है। और 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8, 8 और 2 कितने हो गए, ये भी 4 4, ये भी कितना हो गया 4 हो गया है, 4 ये रहा और 4 ये, 4 दूनी 8, 8 4 12, तो ये होता है 12 गुणा 1/2 mv²। इसको देख लो, इसका मान कितना आएगा 1/2 mv² प्लस 1/2 m × 3v²। कितना हो गया ये 3 का 9 हो जाएगा और 9 रे कितना हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 10 गुणा 1/2 mv²। हमें अलग अलग पिंड की गतिज ऊर्जा निकाल करके क्या करनी है, जोड़नी है, ऐड करनी है। तो यहाँ तो आता है कितना 10, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ कितना आ रहा है 12 आ रहा है। किसका मान सबसे ज़्यादा हो गया, इसका मान सबसे ज़्यादा हो गया। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है एक बार खुद करके देखना, इस तरह का क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आया था। ऊर्जा वाला जो पार्ट है उसमें एक पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण और अपना शेष रह रहा है, वो कौन सा है, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत लेवल फर्स्ट में भी है ना, केवल एक ही टॉपिक दे रखा ऊर्जा के स्रोत, लेवल सेकंड में है। और आपके अदर्स जो एग्जाम होती हैं स्कूलों में जो अपन बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो ऊर्जा के स्रोत अपन नवीकरणीय गैर परंपरागत पढ़ते हैं। लेकिन वेट कीजिए मेरे वीडियो का, आपको विशेष चीज़ मिलेगी, बिल्कुल आपको नई चीज़ मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू।